नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। दिल्ली के अंदर आज बीएड अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। लाखों की भीड़ आई बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत बड़ा धमाका किया गया और कई राज्यों के छात्रों को बुलाया गया और ऐलान किया गया और ये चेतावनी तक दे रहे थे कि राजस्थान वाले कमजोर निकले, जनता में भीड़ की ताकत दिखाकर वो हार गए क्योंकि उनके पास भीड़ नहीं थी। उत्तर प्रदेश के कई नेता ताल ठोक रहे थे कि हमारे पास भीड़ है, हम दिखाएंगे दिल्ली को हमारी ताकत, एनसीटी को ताकत दिखाएंगे कि हमारे में कितनी ताकत है और हम कैसे भीड़ दिखाते हैं और जनता को बताएंगे कि बीएड क्या है। बहुत ज्यादा भीड़ आई बता रहे हैं। कई सूत्रों से पता चला, बताया गया सोशल मीडिया पर, कोई बता रहा है 50 लोग आए, वैसे खुद तो वो लोग जो वहां पर थे वो 150 की भीड़ का 150 लोगों का दावा ठोक रहे हैं। कई जगह बताया जा रहा है 50 हैं, कई जगह बता रहा है 100। जैसे वीडियो में दिख रहे हैं वैसे तो पता लग रहा है कि 100 से तो कम ही थे, 150 भी नहीं थे। ये उत्तर प्रदेश के तमाम जितनी भीड़ लोकल पब्लिक से ज्यादा तो वो नेता और उनके कार्यकर्ता ही थे, जो बीएड के लीडर और उनके शिष्य ही थे। बाकी तो जनरल पब्लिक तो आई नहीं। ये क्यों नहीं आई? क्योंकि ये अधिकार उनका छीना नहीं गया, ये एक एडवांस में मिला था जो हटा दिया गया। यदि उन्हीं को यदि टीजीटी से 6 से लेकर के 12 के बीच में हटा दिया जाए तब देखिए कैसे भीड़ आएगी। भीड़ आएगी उसमें किसी को 8वीं क्लास के बाद 12वीं क्लास तक पढ़ाने में बीएसटीसी को शामिल कर दीजिए, उसके बाद देखिए इनकी कैसे भीड़ आती है, क्योंकि तब उस समय उनका हक मारा जाता है। यहां पर भीड़ राजस्थान में बीएसटीसी के पास इसलिए आई कि उनका हक मारा गया था। लेकिन आज की भीड़ बहुत शानदार आई, उसमें कई सवाल निकल करके आए और विपक्ष ने, बीएड ने कई बातें मेरी कबूल कर ली। बाकी कौन सी बातें हैं जो कबूल नहीं कर पाए? क्या हम लोग इतने पागल थे जो केवीएस की एग्जाम हो रही थी, बीएड के फॉर्म भर रहे थे, परीक्षाएं दे रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां चल रही थी, बाद में फैसला सुरक्षित था, हमने कुछ नहीं किया? हम कुछ सोच समझ करके कुछ नहीं किया। सीटेट एग्जाम ले रहा था, रिजल्ट जारी कर रहा था, क्या हमको दिख नहीं रहा था? हम मौन क्यों थे? हमारी भी कुछ रणनीति थी। मैंने जिस ट्रैक पर चलाया था तब उसी ट्रैक पर बाकी राज्य के छात्र चले थे, चाहे बीएसटीसी डीएलएड के हो चाहे बीएड के हो। जो उत्तर प्रदेश के लोग राजस्थान के बीएड के अभ्यर्थियों पर, नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, वो उसी समय जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब वो आज तो कानून के ज्ञाता बन रहे हैं, बट उस समय कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसका यूपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम हमारा यूपी में हाई कोर्ट में लड़ेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था डिप्लोमाधारी बीएसटीसी का हमारे राजस्थान की तरफ से, तब मैं मध्य प्रदेश जो भी राज्य थे हमारे संपर्क में, उनको कहा कि आप हाई कोर्ट में लड़िए। उसी प्लेटफॉर्म पर मैं क्या यूपी की बातें नहीं सुन रहा था? यूपी के डिप्लोमा छात्रों का मेरे पास फोन नहीं आता था, लेकिन उसी ट्रैक पर यूपी के बीएड के अभ्यर्थियों को चला दिया मैंने। यही तो हमारी रणनीति का हिस्सा है, यही हमारा है। वो वैसे आज मेरे से ज्यादा बड़े कानून के ज्ञाता बन सकते हैं, लेकिन उस समय तो यही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर नहीं पड़ेगा। जब केवीएस का मामला चल रहा था कि इसका केवीएस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए शामिल हैं, एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, उस समय मैं इसी ट्रैक पर चला रहा था, तभी तो हम लोग मौन थे। हमारे पास कई दबाव आए कि केवीएस भर्ती पर केस कीजिए, बीएड को बाहर कर दीजिए। हम क्या केस करके बीएड के फॉर्म भरने से रुकवा नहीं सकते थे? एग्जाम से रुकवा नहीं सकते? सीटेट में नहीं रुकवा सकते थे? रुकवा सकते थे। इस पर बड़े स्तर पर हमने चर्चा करके निर्णय लिया था कि हमको केवीएस और सीटेट वाले मामले में क्या करना चाहिए, बड़े स्तर पर बहुत विचार विमर्श के बाद, और उस रणनीति में हम सफल हुए। लेकिन आज जो कई सवाल जो सामने आ रहे हैं, आंदोलन से एक बीएड के छात्रों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 2018 से 2023 के बीच में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी जाए, उनको मान्य किया जाए। फैसला 11 अगस्त से लागू किया जाए, इसलिए उनको राहत दी जाए। कुछ अभ्यर्थियों का बीएड का कहना है कि हमने एनसीटी के 28 जून 2018 अधिसूचना को देखकर हमने बीएड की थी। अब इन दोनों सवालों के जवाब दूंगा, आप वेट कीजिए कि क्या 2018 से 2023 के बीच करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को, बीएड करने वालों को राहत रिलीफ मिल सकती है? क्या एनसीटी के 28 जून 2018 के अधिसूचना को देखकर जो बीएड की, क्या ये आर्गुमेंट, ये दोनों बातें सही हैं तथ्यात्मक रूप से?
इन पर तो चर्चा करूंगा ही करूंगा। स्पष्टीकरण को लेकर भी कई सारी बातें हैं। मैंने अध्यादेश को लेकर जब 11 अगस्त 2023 को फैसला आया था, तब बीएड के अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाइए, भारत सरकार अध्यादेश लाइए, क्योंकि उस समय इलेक्शन कमीशन वाला था और दिल्ली सरकार वाला था, अध्यादेश आ रहे थे। तो इन्होंने देखा यहाँ पर भी अध्यादेश आए, क्योंकि उनको कानून की जानकारी नहीं है, तथ्यों की जानकारी नहीं है। मुझे मालूम है, ये तथ्य मुझे पढ़ाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में चलता था तब भी मैंने बीएड के अभ्यर्थियों को बताया था, भैया कोर्ट के अंदर क्या क्या बातें होंगी, किन किन बातों पर, तथ्यों पर बहस होगी, फैक्ट और आर्गुमेंट पर चलेगा। तब उन्होंने कबूला, उसी फैक्ट पर वो आए, लाइव यूट्यूब पर आने लगे। ऐसे ही मैंने यहाँ पर बताना शुरू किया, तब जाकर के कुछ बातें कबूल कर ली। 3 बातें थी, उनमें से 2 बीएड ने कबूल कर ली, 1 बच्ची है वो और कर लेंगे, धीरे धीरे वेट कीजिए। अध्यादेश को लेकर जो मैंने फैक्ट और तर्क बताए थे कि अध्यादेश क्यों नहीं ला सकते, अध्यादेश लाने के लिए क्या क्या करना पड़े, वो आज बीएड के नेताओं ने कबूल कर लिया है। उन्होंने लाइव में बोल दिया है कि अध्यादेश नहीं आ सकता, और वो जो मैंने तथ्य बताए थे वो ही उन्होंने बताए। एक बात तो कबूल हो गई, लेकिन वो ही कुछ दिन तक उस अध्यादेश के नाम पर एक हंगामा खड़ा किया था। तमाम न्यूज चैनल, तमाम ट्विटर और न्यूज चैनल वालों को भी लगा दिया था, और बड़े आंदोलन, धरना प्रदर्शन, यूपी गए, वो गए अध्यादेश को लेकर। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया। मैंने पीछे वीडियो देखो तो मैंने कहा था, मैंने कहा थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। एक बिहार के यूट्यूब चैनल पर जब लाइव जुड़ा था तब मैंने बताया था। अध्यादेश को तो कबूल कर लिया कि यह तो नहीं आएगा, और बात आती है दूसरा बिंदु, रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन को उन लोगों ने ट्विटर पर कबूल कर लिया है, बोल दिया है कि भैया नए के बराबर संभावना है। कई बार यूपी के अंदर बोले हैं कि नए के बराबर संभावना है एक्सेप्ट होने की। 2 बातें तो हो गई। अब तीसरी बात इश्यू रहा कि यह फैसला 11 अगस्त 2023 से लागू होना चाहिए, इससे पहले नहीं, पूर्व प्रभावी रूप से नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि ये कब से लागू होना चाहिए, क्या टर्म्स कंडीशंस रहेंगी, कब राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले की वैल्यू क्या है, क्या हाईकोर्ट के कोई वैल्यू नहीं होती है, वो तमाम चीज़ों को लेकर मैंने कई बताई हैं। तो वही चीज़ें धीरे धीरे कबूल वो भी कर लेंगे। वेट कीजिए, 11 अगस्त से लागू होता है या पहले से लागू होता है। 2 तो 3 में से 2 बातें तो कबूल कर ली, 1 बची है, और वो एक आने वाले दिनों में समय लगता है, क्योंकि टाइम का एक प्रोसेस होता है। जैसे ही अपलोडिंग होती है तो वैसे वैसे सक्सेस होता है, तो वो पूरा 100% होने में समय लगता है। 75% हो गया, 25% ये तीसरा सवाल बचा, ये हो जाएगा। वेट कीजिए। अब जो सवाल आता है, एनसीटी से जो पत्र प्राप्त हुआ सभी राज्यों सूचित करने वाला, उसको लेकर हड़कंप मच गया मेरे वीडियो के बाद। तमाम लोग अपने यूट्यूब पर दिखा रहे हैं, कई यूट्यूबर दिखा रहे हैं बड़े बड़े कि ये तो सामान्य बात है, इसमें रिव्यू पिटीशन का क्या लेन देन। मेरी बात समझ में नहीं आ रही, उनके समझ में नहीं आता। फैसला स्वीकार कर लिया है, सेकंड पॉइंट समझिए उसमें हिंदी अनुवाद में क्या लिखा है। उसका हिंदी अनुवाद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है। तो सक्षम प्राधिकारी एनसीटी हुई ना, उसका अनुमोदन, अप्रूवल और क्या होता है, मान तो लिया इस फैसले को। जब फैसला मान लेते हैं तो रिव्यू कैसे लगाएंगे? जब फैसला मानते नहीं है तब रिव्यू लगाते हैं, तब ये जारी करते हैं कि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी। जिस प्रकार से जब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया था तब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाला था और बीएड के अभ्यर्थी चले गए थे, उसी समय वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट कलकत्ता में सुनवाई होने वाली थी। तब लेटर पहुंच गया था एनसीटी और एमएचआरडी से कि हम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा रहे हैं। अब यदि ये कर रहे होते हो तो ये अभी यही लिख कर देते कि हम रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं, हम फैसले को स्वीकार नहीं किया है, ये लिख देते। उस समय वेस्ट बंगाल कलकत्ता हाईकोर्ट में लिखा था कि हम एसएलपी लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए इसको वेट कीजिए। अब यहां फैसले को स्वीकार कर लिया, रिव्यू पिटीशन नहीं लगाएंगे। मैंने कब कहा कि इस लेटर में लिखा है कि रिव्यू पिटीशन नहीं लगाएंगे? लिखा फैसला स्वीकार करने का मतलब यही आता है। मैं कलकत्ता वाला रीजन उस समय के मेरे वीडियो चैनल पर जाकर देख लीजिए, उस लेटर को दिखाया भी है। लेकिन खैर वो सारी चीजें अलग हैं। अब जो बहुत लाखों की भीड़ में
आंदोलन के बाद जो सवाल आया और उससे पहले भी सवाल आए थे कि 2018 से 23 के बीच में बीएड वाले और 2018 के गजट नोटिफिकेशन को, पहले तो मैं जो ये सवाल करते हैं कि हमने पहले चैनल पर भी उठाए थे कि हमने एनसीटी के 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके हमने बीएड की। ये बात सिंपैथी के लिए, पब्लिक डोमेन में, राजनीति के लिए आप उठा सकते हैं राजनेताओं के पास, बट ये कोर्ट में नहीं चलती है तो आप रिव्यू पिटीशन या क्लेरिफिकेशन में जाकर के ये बात लिख दीजिए फाइल के अंदर और वकील से लिखवा लीजिए और उसके बाद पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, हम मान जाएंगे। और उसके बाद देखते हैं कि कोर्ट आपको क्या जवाब देती है कि हमने इस गजट नोटिफिकेशन को देखकर बीएड किया था। ये लिखिए तो शुरू, क्लेरिफिकेशन में डालिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, हम देखते हैं कि क्या होता है। ये पब्लिक डोमेन में सिंपैथी के लिए बोल सकते हैं, मीडिया में निकलवाने के लिए, क्योंकि आपकी बीएड की डिग्री की कोर्स की वैलिडिटी को ख़त्म नहीं किया है जो उसके बेसिस पर किया, एडिशनली आपको इंक्लूड किया था किसी में क्वालिफिकेशन बना करके आपके पास कक्षा 6 से 12 के लिए, इसके बेसिस पर किया। तो डिप्लोमा वाले सामने से कहेंगे कि साहब हम तो 2010 से देख करके हमें बीएसटीसी या डीएलएड कर रहे थे, हम 2021 से 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद हमने डीएलएड किया, हमारा क्या आप जब इसको इनको कर रहे। तो ये बातें तर्कशील नहीं है, फैक्ट नहीं है, आर्गुमेंट तथ्य पर आधारित नहीं है। और आप रखिए, हम देखते हैं जवाब सुप्रीम कोर्ट क्या देती है। लिखिए तो शुरू, फाइल में लिख करके वायरल कीजिए, उसके बाद देखते हैं। ऐसे तो बोलने से तो हम मानेंगे नहीं। ये दावे जो इसको देखकर किया, वो देखकर किया, ये सहानुभूति के लिए बोल सकते हैं, वैसे वैलिड नहीं है, ये कोर्ट नहीं कंसीडर करती है। अब बात आती है कि 2018 से 2023 के बीच में बीएड वालों को रिलीफ का मामला, कि इनको राहत दी जाए, इनकी क्या गलती। ये सवाल कनेक्टेड उसी से है जो 2018 के गजट नोटिफिकेशन को देखकर बीएड किया, उसी से कनेक्टेड, उसी से निकलकर सवाल आता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, रिलीफ वाला, राहत वाला मामला क्या होता है, अक्सर कई बार यूनिवर्सिटी होती हैं, कॉलेज होती हैं, वो प्रॉपर अप्रूवल नहीं लेती हैं, मान्यता नहीं लेती हैं, तो उस समय वो कोर्स करवा देती हैं। मामला कोर्ट में जाता है, फर्जीवाड़ा पकड़ में आ जाता है, या मान्यता को लेकर या जो भी फर्जीवाड़ा पकड़ में आ जाता है, तो बाद में ये सवाल आता है कि जिन्होंने डिग्रियां कर ली इतने, उनका क्या किया जाए। तब एक रास्ता आता है कि इनको जो इतने साल तक जो ये बैच निकला तब तक की डिग्री वैलिड कर दी जाए और उसके बाद की डिग्रियों को आगे से ये डिग्रियां बंद की जाएं, तब तक की वैलिड कर दी जाए, आगे की डिग्रियों करवाने की अनुमति बंद कर दी जाए। ये तब निकल के आता है जब डिग्री इंस्टीट्यूट फर्जीवाड़े में पाई जाती है। लेकिन ये यहाँ पर केस नहीं बनता है। ये मामले आप गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। आजकल गूगल इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत है, नेट पर, इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। यह मामला यहाँ पर नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर फर्जीवाड़ा डिग्री का वो मामला ही नहीं है ना जो राहत दे। कई बार होता है अप्रूवल को लेकर के, कई बार कोर्सेज होते हैं, जैसे ये दूरस्थ शिक्षा वाला कोर्स था, डिस्टेंस एजुकेशन वाला, जिसमें आपके टेक्निकल और मेडिकल के अंदर कई बार ये चीज़ें आई थी। तब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन में टेक्निकल कोर्सेज में करवाना शुरू कर दिया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उस समय तक ये ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं था, अप्रूवल का बड़ा वो कॉन्ट्राडिक्शन था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2013 तक की तो इनकी इनको वैलिड कीजिए, इसके आगे की अनुमति सारी बंद कर दीजिए। तो ऐसी चीज़ें तब आती हैं। यहाँ पर ये सवाल बनता ही नहीं, आपके बनाने से नहीं बनता है। यहाँ फर्जीवाड़ा डिग्री का वो मामला नहीं, आप दावा कैसे कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो आप लगाइए क्लेरिफिकेशन में, ये दावा लिख करके हमको दिखाइए, उसके बाद देखते हैं कि आपको कोर्ट क्या कहती है। राहत दीजिए 2018 से 2023 के बीच में, हमारी क्या गलती है एनसीटी के? आपका डिग्री पूरी बीएड कोर्स जो है पूरा क्या इनवैलिड कर दिया गया जो आपको राहत दें, आगे से बीएड बंद हो रहा है। ये जैसे बीएड या डिप्लोमा कोर्सेज आगे के लिए सरकारें बंद कर देती हैं, उसके बाद नया कोर्स आ जाता है, तो तब आता है कि पुराने कोर्स वालों को क्या किया जाए, बोले कि इनको वैलिड किया जाए, आगे के लिए नए कोर्स आ रहे हैं, आगे ये कोर्स नहीं करवाएंगे और पुराने वाले कोर्स हैं वो रहेंगे लास्ट तक। ये तब आता है मामला। यहाँ पर आपके पास कक्षा 6 से 12 और जो भी बाकियों में अलाउ हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी बीएड की पूरी बंद नहीं की गई। ये तो एक भारत सरकार ने अपने मीटिंग नोटशीट में एडिशनल क्वालिफिकेशन
बनाने की कोशिश की, जो अल्टरनेट क्वालिफिकेशन पर था, जहां पर बहुत पहले छूट दी थी जब संख्या अवेलेबल नहीं थी 2010-11 के अंदर, तब एडिशनल क्वालिफिकेशन बनाने से आप ये दावा नहीं कर सकते कि हमको ये 2018 से 23 के बीच वालों को राहत दें। हाँ, आप आइए कोर्ट के अंदर लिख करके ले आइए, उसके बाद हम देखते हैं, जवाब आपका बहुत शानदार तरीके से देंगे। ये जो तीसरा बिंदु जो बच्चा है कब से लागू होने वाला और जो राहत वाला, यही तो है, ये धीरे धीरे कबूल हो जाएगा, मान लेंगे। बाकी चीजें तो धीरे धीरे मान ली गई। जो राहत वाला मामला है 2018 से 23 वाला, ये बहुत ही फर्जीवाड़ा, जब चाहे डिप्लोमा या डिग्री या कोई टेक्निकल, मेडिकल या नॉन, जहाँ पर वो कोर्सेज बंद हो जाते हैं या इंस्टीट्यूट या वो फर्जीवाड़े में पकड़ी जाती हैं। राजस्थान के अंदर भी कई बार लाइब्रेरियन के कोर्सेज या कई प्रकार के कोर्सेज होते थे जहाँ पर फर्जीवाड़ा पाया गया, वो इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटी का, तो उसके बाद में तब तक की उसकी डिग्री वैलिड की गई, आगे की परमिशनें बंद कर दी जाती हैं, वो तब मामले बनते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसके बेसिस पर देख करके किया, वो देख करके किया, वो चलता ही नहीं है। ये सारी चीजें हैं। और केवीएस वाले मामले हो चाहे सीटेट वाला हो, वो सारी चीजें हमको मालूम थी। हम बाकी राज्यों के यूपी वालों को सबको हम हमारे हिसाब से टैगल किया। हमको मालूम था कि केवीएस भर्ती पर रोक लगा करके बीएड को बाहर करके उस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां चल रही थी, क्रेडिबिलिटी और एक बहुत बड़ा वो नेता बनने की और वाई लूट सकता था। लेकिन ये पता था कि मेन बीमारी खत्म नहीं होगी। हमारा फोकस पॉइंट था कि जो गजट नोटिफिकेशन मेन बीमारी उसको खत्म करवा देते हैं, बाकी की सारी अल्टरनेट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, और जो हो रही है। हमारा यही प्रोसेस था। तभी मैं यूपी के अंदर बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकता था। यूट्यूब बढ़ाना होता है क्योंकि मैं दावे ठोकता और यूपी में बड़ी संख्या थी, लेकिन हमारा क्रेडिट लेने वाला काम नहीं बनता था। हमारा बड़ा रणनीति, मेन बीमारी पॉइंट पकड़ा हुआ था, जिसमें डाइवर्ट बहुत लोग करते थे लेकिन हम होते नहीं थे उसी पॉइंट पर। सीटेट चल रहा, चलने दीजिए, ये ऑटोमेटिक बाद में अपन करवा लेंगे और ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। जो हो रही हैं वो बीमारियां, चाहे केवीएस वाली ऑटोमेटिक हो रही है, हमको पता था, होने दीजिए, एक बार परीक्षा देने दीजिए, राजस्थान में भी दी, यहाँ पर देने दीजिए। अभी यहाँ पर हमको मालूम था, यदि उस समय हम नेता बनने के लिए, पब्लिसिटी के लिए यदि उस समय हम काम करते थे, तो आज ये उस समय पता नहीं, उस समय तो पब्लिसिटी ले लेते, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या होता उसका बाद में भरोसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाद में खिचड़ी बन जाती, मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। और हम नहीं चाहते थे कि मैटर कॉम्प्लेक्स और सिंपल रहे और सिंपल फैक्ट पर बात हो एनसीटी के गजट पर, और वो ही हमने किया। अक्सर ये जो मामला था एनसीटी गजट नोटिफिकेशन 2018 का, ये नेताओं के भेंट नहीं चढ़ा राजस्थान में। नेताओं के भेंट चढ़ता और पब्लिसिटी करने के लिए, चंद अपने व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर के लिए यदि भेंट चढ़ा होता तो ये फल नहीं मिलता। ये मेरी रणनीति का हिस्सा था। और जो टीम थी इस केस को लड़ रही थी, जो समिति के, उसकी रणनीति का हिस्सा था कि अपने को इस प्रकार से लड़ना। हालांकि कुछ लोग अपनी नौकरी के बाद स्वार्थ होकर के निकल लिए, उनको तो मालूम ही नहीं होता था। मेनली यूट्यूब पर मेरा रणनीति का हिस्सा होता था कि बाकी राज्यों में क्या चल रहा है, उनको लेकर के क्या करना है, क्या बोलना है। केवीएस के लिए बहुत फोन आते थे, सीटेट के लिए बहुत आते थे, बहुत पीड़ा बताते। मैंने कहा कि आप धैर्य रखिए। यूट्यूब पर नहीं बोलता था, पर्सनली किसी को रिप्लाई दे देता था। मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों का मामला मालूम था। मैंने यही सलाह थी कि आप हाईकोर्ट में लगाइए, उसके बाद ये बीमारी टाइम लगेगा, थोड़ा जोर आएगा, लेकिन खत्म करवा लेंगे। यदि आप वहां पर आ जाएंगे तो मैटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और मैटर कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देंगे। यूपी का बड़ा कॉम्प्लेक्स बना सकते थे। मध्य प्रदेश के अंदर हमने हाईकोर्ट में केस लगवाए छोड़ा, क्या हम सुप्रीम कोर्ट से डिप्लोमा धारियों को ले जाकर के हम स्टे करवा करके पूरा हड़कम नहीं मचवा सकते थे? लेकिन नहीं, हमारी प्रोसेस रणनीति का हिस्सा था, उसमें हम सक्सेस हुए, उसी पटरी पर हम पूरा चलाए थे। और क्योंकि पब्लिसिटी करना और एक मैटर को जीतना बहुत बड़ा होता है। राजनीति में उनको रिजल्ट से मतलब नहीं होता, उनको पब्लिसिटी से मतलब होता है। और एक्चुअली में काम करने वाले को पब्लिसिटी से मतलब नहीं होता, उसको काम से, रिजल्ट से मतलब होता है फाइनल। उसी हिस्से पर हम चले थे। मैं स्वयं नहीं बोल रहा हूं, आप मेरा देख सकते हैं, सभी को मालूम है। क्या हम ये यूपी के अंदर उस समय जो
कई राज्यों के लोग जो दे रहे हैं, उस समय ज्ञान देते थे बड़े बड़े यूट्यूब वाले कि ये तो राजस्थान का मैटर है, राजस्थान पर ही लागू होगा, बाकी राज्यों पर लागू नहीं हो। आज जो सवाल खड़े कर रहे हैं बीएड के राजस्थान वाले, उस समय उनके उन्हीं नेताओं के बयान सुन लीजिए। और वहीं पर हमने डिप्लोमा वालों को हमने हाईकोर्ट में लगा दिया कि आप लगा सकते हैं, ठीक है। वहीं पर बीएड वाले उलझ गए। पटरी तो हमने ही चलाई थी, उसी पटरी पर ट्रैक पर आपकी गाड़ी चली थी, हमारी रणनीति का हिस्सा था। हमको पता था कि ये बवाल खड़ा नहीं करना है, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को फैसला आने के बाद किस प्रकार से बवाल खड़ा हुआ, हल्ला मचा था। ऐसा ही हल्ला यदि सीटेट और केवीएस से हम बीएड बाहर करते तो एक बार पब्लिक मीडिया के अंदर बहुत बड़ा हल्ला मचता। हम नहीं चाहते थे ऐसा हल्ला हो, क्योंकि फैक्ट्स, मेरिट्स और लॉ के अकॉर्डिंग कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट निर्णय दे देगा, पब्लिसिटी नहीं लेनी है। ये तमाम सवाल हैं। बीएड ने बहुत सारी बातें स्वीकार कर ली हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से करता आया है और आगे भी कर लेंगे। और रिलीफ वाले मामले जो बोल रहे हैं ये बेतुक की बातें, कोई फैक्ट नहीं है। ये भी आपको धीरे धीरे आने वाले दिनों में सत्य साबित हो जाएंगी और इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको बताता हुआ मिलूंगा। देख लीजिए, ये सत्य साबित होती हुई नजर आ गई हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।